मिर्चपुर में वाल्मीकि कम्युनिटी की जो बस्ती थी उसको आग लगाई गई, पिता पुत्री को जिंदा जलाया गया, 50 से अधिक घरों को आग लगा दी गई। इसी कम्युनिटी के लिए अलग से पंडाल लगाया जाता है, अलग बर्तन होते हैं, जाति के आधार पर गालियां बकी जाती हैं, हम लोगों को जाति के आधार पर अपमानित किया जाता है। छुआछूत की बात करें तो आज भी यहाँ पर जो 100 कार्ड बड़ी कम्युनिटीज हैं वो हमको बराबर में बैठाना पसंद नहीं करती, पुलिस उसमें कार्रवाई नहीं करती है, लड़कियों को सुसाइड तक करना पड़ता है। गाँव में आज भी हमको कुर्सी या खाट नहीं दी जाती, नीचे बिठाया जाता है। जाति के आधार पर मर्डर होते हैं, जाति के आधार पर लड़कियों के साथ छेड़खानी होती है। जो तत्कालीन कांग्रेस सरकार थी उसने हमारे ऊपर दर्जनों मुकदमे दर्ज कराने का काम किया। अकेले बाबा साहब ने पूरी दुनिया घूमी, सभी के देशों के कॉन्स्टिट्यूशन स्टडी किए, दिन रात पढ़े, सारी चीजें देखी। चीज का श्रेय रणबीर हुड्डा जैसे लोग लेंगे तो दलित समाज तो परेशान होगा, आंदोलन भी करेगा। जी आपको सरेआम झूठ बोलते नजर आते हैं, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलते हैं। कोई इतना ना कॉन्फिडेंस से सच भी नहीं बोल सकता जितना मोदी जी कॉन्फिडेंस से झूठ बोलते हैं। का दुक्का को छोड़ दें तो जाट चीफ मिनिस्टर रहे हैं, और जिनके चीफ मिनिस्टर होते हैं वो कम्युनिटी ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाती है। अपने वोटों को तो बाद में लेंगे, ये कहीं नहीं जाते, ये वोट तो हमारे ही हैं। हमको जाटों के वोट लेने हैं, हमको पंजाबियों के वोट लेने हैं, ब्राह्मण के वोट लेने हैं। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही उनकी पॉलिसी रही है कि भाई वोटों को पोलराइज करो, चाहे दंगा करना पड़े चाहे फसाद करना पड़े। जय भीम, दलित टाइम्स देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सुषमा। हरियाणा में चुनावी माहौल है, चुनावी यात्रा के लिए हम लोग हरियाणा में आ चुके हैं। हिसार में कवर कर रहे थे, लेकिन यहाँ हमें एक ऐसे शख्स मिले जो हरियाणा में सबसे ज्यादा जो दलित उत्पीड़न की घटनाएं होती हैं उन पे मुखर होकर बोलते हैं, और ना केवल बोलते हैं बल्कि हरियाणा पंजाब जो हाई कोर्ट है उसमें वो मामले भी लड़ते हैं, दलितों की आवाज भी उठाते हैं, उन्हें न्याय भी दिलाते हैं। मैं बात कर रही हूँ एडवोकेट रजत कलसन जी की, जो इस वक्त हमारे साथ है। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना टाइम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतनी दूर से यहाँ पर चल के आए। जी सर। सब पहला सवाल मेरा ये है कि हरियाणा में जितनी भी दलित एट्रोसिटीज होती हैं उस पे आप मुखरता से आवाज उठाता है। सवाल ये है कि किस तरीके की होती हैं, क्योंकि जहां तक अभी हम गए हैं तो लोगों ने कहा है कि यहाँ जातिवाद कहीं ना कहीं कम हो चुका है। देखिए, ये बात तो बिल्कुल भी सही नहीं है कि यहाँ पर जातिवाद कम हो गया है। आप ये कह सकते हैं कि यहाँ का जो एससी कम्युनिटी का जो व्यक्ति है, यहाँ की जो जनता है वो जागरूक हो चुकी है, और जब हमको अपने राइट्स का पता चलता है, अपने अधिकारों का पता चलता है, तो हम लोग कुछ भी जुल्म जाति बर्दाश्त नहीं करते हैं, उसको उससे लड़ने का फैसला करते हैं, कोर्ट में जाने का फैसला करते हैं। और जैसे जैसे आपको अधिकारों का पता चलता जाएगा और वो जो मनुवादी लोग हैं उनकी बौखलाहट बढ़ती जाएगी और एट्रोसिटी ऑटोमेटिकली बढ़ेंगी। तो हरियाणा का जो दलित कम्युनिटी का व्यक्ति है वो जागरूक हो चुका है, और यहाँ तक कि गांव जो बस्तियां हैं, जो मलिन बस्तियां हैं जहाँ पर बिल्कुल गरीब लोग रहते हैं, वहाँ का व्यक्ति भी, वहाँ की दलित जनता भी अब एट्रोसिटी बर्दाश्त करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है। और जिस रेशो में हम लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं, उसी रेशो में एट्रोसिटी भी बढ़ रही है यहाँ पर। तो एट्रोसिटी, आपका क्वेश्चन ये था कि किस तरह की एट्रोसिटी होती है यहाँ पे। एट्रोसिटी वही जो एक पुरातन जो हम लोगों के साथ होता आ रहा है, हम लोगों को जाति के आधार पर गालियां बकी जाती हैं, हम लोगों को जाति के आधार पर अपमानित किया जाता है। छुआछूत की बात करें तो आज भी यहाँ पर जो 100 कार्ड बड़ी कम्युनिटीज हैं वो हमको बराबर में बैठाना पसंद नहीं करती। गांव में आज भी हमको कुर्सी या खाट नहीं दी जाती, नीचे बिठाया जाता है। और जिस इलाके में हम खड़े हैं यहाँ पर, उस इलाके में जो एक यहाँ पे डोमिनेटेड कम्युनिटी है, बिश्नोई कम्युनिटी है, वहाँ पर अक्सर देखने को मिलता है कि एससी उनके अगर कोई शादी होती है तो एससी कम्युनिटी के लिए अलग से पंडाल लगाया जाता है, अलग बर्तन होते हैं। यहाँ तक कि घरों में भी उनके आप जाओ तो एससी कम्युनिटी के लोगों के लिए अलग से बर्तन रखे जाते हैं। तो ये छुआछूत कितने सालों पुरानी है, कितने 100 सालों पुरानी है, अब भी आपको हरियाणा में देखने को मिल जाएगी। हरियाणा में नहीं, पूरे भारत में ये चीज आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा जाति के आधार पर मर्डर होते हैं, जाति के आधार पर लड़कियों के साथ छेड़खानी होती है, लड़कियों को रेप करके मारा जाता है, जाति के आधार पे लड़कियों का उत्पीड़न होता है, यौन उत्पीड़न होता है। तो बहुत सारी इस तरह की घटनाएं हैं,
और यहाँ पे जिसमें जाति के आधार पर पूरे गांव में एससी कम्युनिटी का सोशल बाइकआउट यानी सामाजिक बहिष्कार भी किया गया। सर, आपने कहा कि दलित महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा अत्याचार होता है। मेरी आज सुबह ही एक लड़की से बात हुई, वाल्मीकि समुदाय से थी। उसने कहा कि पिछले 10 सालों में दलित महिलाओं के साथ जितने रेप जैसे मामले यहाँ बढ़े हैं, उतने शायद पहले कभी ना बढ़े हों। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि इस पिछले 10 सालों में एससी कम्युनिटी की लड़कियों को टारगेट करके, सॉफ्ट टारगेट करके उनको निशाना बनाया गया है। और आप देखिए, स्कूल में जाइए, कॉलेजेस में जाइए, और वहाँ पर लड़कियों के साथ छेड़खानियाँ की जाती है, उनका पीछा किया जाता है, उन पे टीजिंग की जाती है और रेप भी किए जाते हैं। और ट्रैप में फंसा के जो एससी कम्युनिटी की लड़कियां हैं, उनको ट्रैप में फंसा के उनको दोस्त बनाया जाता है। दोस्त बनाने के बहाने उनको नहर के किनारे पे होटलों में ले जाके वहां पे उनके साथ गैंग रेप किए जाते हैं। इस तरह के हमारे पास केसेस हैं कि गैंग रेप करके दोस्ती की दलित लड़की के साथ, और वो लड़की जो है वो पूरे जो मनुवादी लोग हैं, जातिवादी गुंडे हैं, वो एक की फ्रेंड नहीं है, वो पूरे ग्रुप की प्रॉपर्टी बनती है और फिर उसके साथ धोखे से उसको ले जाया जाता है और उसके साथ गैंग रेप किया जाता है। इस तरह के केसेस हैं। इस तरह के केसेस में हमने सजा भी कराई है। और दलित महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न की बात करें तो जैसे भारतीय जनता पार्टी ने एक अभी पीछे जुमला दिया था कि लव जिहाद होता है, मुसलमानों की लड़के जो है हिंदू लड़कियों के साथ ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, बेला फुसला की शादी करते हैं। मैं ये कहता हूं कि हमारे समाज की जो एससी कम्युनिटी की लड़की है, यहाँ पर इनके साथ एक तरह का जिहाद हो रहा है। बड़ी कम्युनिटी के जो लड़के हैं, चाहे वो जाट कम्युनिटी के हो, ब्राह्मण कम्युनिटी के हो, बिश्नोई कम्युनिटी के हो, या और कोई दूसरी बड़ी कम्युनिटी के लड़के हों, प्यार मोहब्बत लव के ट्रैप में लड़कियों को फंसाया जाता है। शादियां की जाती हैं, शादियां के बाद उनको यूज करके फेंक दिया जाता है। पुलिस उसमें कार्रवाई नहीं करती है, लड़कियों को सुसाइड तक करना पड़ता है। इस तरह के सैकड़ों केस हम लोग देख रहे हैं कि लड़कियों की जिंदगी इस तरह से बर्बाद की जा रही है। आपने एक बात कही कि पुलिस भी शामिल हो जाती है, पुलिस भी न्याय दिलाने में मतलब अपनी वो नहीं दिखाती है, आगे नहीं आती है। तो आपने ऐसी क्या मतलब चीजें क्या किस तरीके से आप इन चीजों को हैंडल करते हैं, और स्पेशली वो जो समुदाय है जिसके साथ उत्पीड़न हो रहा है, वो कौन सा समुदाय होता है? क्योंकि हरियाणा में दलित आबादी सबसे ज्यादा है, जाटों के बाद दूसरे स्थान पे आती है, और उसमें भी कई जातियां ऐसी हैं जो अब अच्छे लेवल पे पहुंच चुकी हैं। देखिए, हरियाणा में मुख्यतः दलितों में 3 जातियां थोड़ी सी प्रोग्रेसिव है। सबसे ज्यादा प्रोग्रेसिव चमार कम्युनिटी है, उसके बाद धानक कम्युनिटी और वाल्मीकि कम्युनिटी का नंबर आता है। महिलाओं के साथ जब सबसे ज्यादा एट्रोसिटी की बात करें तो वाल्मीकि कम्युनिटी की लड़कियों के सबसे ज्यादा उसका सेक्सुअल हरासमेंट, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, सेक्सुअल वायलेंस उन लड़कियों के साथ हो रही है। उसके बाद धानक और चमार कम्युनिटी के लोगों की बात आती है। जो सबसे ज्यादा सोया हुआ वर्ग है एससी कम्युनिटी का, वो जिसको आप वंचित वर्ग कह सकते हैं, जो सांसी कम्युनिटी है, बावरिया कम्युनिटी है, और दूसरी तरह की जो कम्युनिटी है जो अभी तक समान धारा में नहीं आई है इतने सालों के बाद भी, उन लड़कियों के साथ तो रोजाना एट्रोसिटी होती है, रोजाना उनके बलात्कार होते हैं, रेप होते हैं। लेकिन उन कम्युनिटीज के अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं आई है कि वो अपने कंप्लेंट भी रजिस्टर करा सके, एफआईआर भी रजिस्टर करा सके। आपने वाल्मीकि समुदाय की बात की। आज से लगभग 14 साल पहले 2010 में मिर्चपुर कांड हुआ था, वाल्मीकि समाज के साथ हुआ था, और कांग्रेस की गवर्नमेंट थी यहाँ पे। कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। कांग्रेस की गवर्नमेंट के समय में मिर्चपुर में वाल्मीकि कम्युनिटी की जो बस्ती थी उसको आग लगाई गई, पिता पुत्री को जिंदा जलाया गया, 50 से अधिक घरों को आग लगा दी गई, 50-60 से अधिक लोगों को तोड़ फोड़ दिया गया, उनके हाथ पैर तोड़ दिए गए। बहुत ही एक जघन्य घटना थी। और उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार ने इतनी ज्यादा मतलब उन लोगों की मदद की, आरोपियों की, जातिवादी गुंडों की, कि वो केस हरियाणा में चलना दूभर हो गया था। मैंने उस केस में वाल्मीकि जो पीड़ित कम्युनिटी थी उसकी पैरवी की थी। पैरवी करने के बाद यहाँ तक कि मुझे भी पैरवी नहीं करनी दी गई, मेरे ऊपर भी हमले किए गए। और यहाँ तक कि जब हमने तय कर लिया कि हम इस केस को लड़ेंगे, चाहे हमारी जान जाए चाहे कुछ भी जाए, तो जो तत्कालीन कांग्रेस सरकार थी उसने हमारे ऊपर दर्जनों मुकदमे दर्ज कराने का काम किया। हमको अंडरग्राउंड होना पड़ा, जमानतें करानी पड़ी। इन सब उत्पीड़न के बावजूद, सरकार के प्रेशर के बावजूद, हम लोगों ने उस केस को यहाँ से दिल्ली ट्रांसफर कराया। दिल्ली ट्रांसफर कराने के बाद दिल्ली की कोर्ट में वो मुकदमा चला, और फाइनली
हरियाणा की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ था कि SC/ST एक्ट के मुकदमे में सजा हुई और बड़े नंबर में हुई। 33 लोगों को सजा हम लोगों ने कराई, 12 लोगों को उम्र कैद की सजा हुई। और एक टाइम ऐसा था कि गांव के 130 लोग दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद थे। और उस केस के दौरान इतनी ज्यादा दहशत थी मेरे ऊपर, जो मेरे विटनेसेस थे केसेस में उनके ऊपर, कि सबको पुलिस प्रोटेक्शन देनी पड़ी। और गांव में तो CRPF लगानी पड़ी थी मिर्चपुर में। अभी 1-2 साल पहले ही वहां से CRPF हटाई गई है, अदरवाइज वहां के बहुत ज्यादा बुरे हाल थे। तब ये बहुत खुशी की बात है कि एक एडवोकेट जो दलित समाज से आता है वो दलितों के लिए इस हद तक लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस जो हालिया चुनावों के दौरान उसने मुद्दा उठाया आरक्षण का, उसने मुद्दा उठाया बाबा साहब का संविधान बचाने का, लेकिन जब ये मिर्चपुर कांड हुआ बहुत ही भयानक घटना थी ये दलित समाज के लिए। आपने खुद बताया कि आप तक पे हमले करवा दिए गए। तो कांग्रेस जो एक तरफ ये दिखाती है मिर्चपुर कांड के जरिए कि वो कितनी दलित विरोधी है, फिर वो वोट लेने के नाम पे बाबा साहब को ले आती है, संविधान को ले आती है और दलितों को हितैषी बताने लग जाती है कि हम हैं हितैषी आपके। देखिए, कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, इन लोगों इन इन जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इन लोगों पॉलिटिकल पार्टीज के जो शीर्ष में जिन लोगों का कब्जा है वो घोर मनुवादी लोग हैं। ठीक है, मुंह से वो चाहे कुछ भी बात करें, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, चाहे बाबा साहब की बात करें, चाहे साहब काशीराम की बात करें, लेकिन मेंटलिटी सभी की एक है। मिर्चपुर केस के दौरान 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार थी। 2014 के बाद बीजेपी की सरकार आई और उस सरकार के दौरान हमने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाली थी कि इन लोगों को रिहेबिलिटेट किया जाए, इनको लोगों को मकान दिए जाए, टाउनशिप दी जाए, इनको जहाँ पे रहे मिर्चपुर में नहीं रह सकते ये लोग। तो हमने इन दोनों के चेहरे देखे थे। सुप्रीम कोर्ट में जो कांग्रेस ने एफिडेविट फाइल किया कि भाई हम लोग इनको एक अलग से जो टाउनशिप है, मकान बना के प्लॉट देने हैं, वो नहीं दे सकते, क्योंकि इससे समाज में सेग्रीगेशन की भावना फैलेगी कि एक कम्युनिटी को अलग दे दिया, एक कम्युनिटी को जानबूझ के कंपनसेट कर दिया। तो उनका ये व्यू था। और यही व्यू जब बीजेपी सरकार आई सुप्रीम कोर्ट में, तो बीजेपी सरकार के वकील ने भी यही व्यू कॉपी पेस्ट करके दे दिया। तो हम कैसे मान लें कि दोनों की मानसिकता एट्रोसिटी के मामले में कैसी, दोनों की एक जैसी मानसिकता है। अब हम लोगों को ये देखना है कि कौन अपना है कौन पराया है, ये पहचानने वाली बात है। अब बाबा साहब की फोटो लेके, कॉन्स्टिट्यूशन लेके कोई भी घूमेगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अंदर से दिल से हमारा, हम उसको वोट दे दें। अरविंद केजरीवाल ने ये ऐलान किया कि सरकारी दफ्तरों में डॉक्टर BR अम्बेडकर की फोटो लगाऊंगा मैं। हमारे लोगों ने पंजाब में उसकी सरकार बना दी। राहुल गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशन लेके आए कि अब मेरे को कॉन्स्टिट्यूशन बचाना है। ठीक है, 40 सीटों से 100 सीटों पे राहुल गांधी लोकसभा में आ गए। ठीक है, अब हरियाणा में इलेक्शन होने जा रहा है, तो आप शहर में घूम के देखिए, इलेक्शन का टाइम है, यहाँ पे बड़ी बड़ी पार्टियों के पोस्टर हैं। बाबा साहब के तस्वीर एक ऑनरेबल जगह सभी पोस्टरों में आपको मिलेगी। लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि पिछले 10 सालों में डॉक्टर अंबेडकर की हरियाणा में सैकड़ों प्रतिमाएं तोड़ी गई हैं। वो प्रतिमाएं तोड़ने वाले कौन है और तुड़वाने वाले कौन है, हमको ये विचार करना पड़ेगा। सर, इसमें मैं एक सवाल और जोड़ती हूँ। जो हुड्डा साहब की जब सरकार थी तो उन्होंने बाकायदा संविधान निर्माता अपने पिताजी को बता दिया था। इसको लेके शायद काफी लंबा आंदोलन भी चला था यहाँ। हुड्डा साहब के जो फादर थे रणबीर हुड्डा, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी उसके 242 सदस्यों में से एक सदस्य थे। और हम लोगों को ये भी पता है कि उन 242 सदस्यों में से काम करने वाले लोग कितने थे। अकेले बाबा साहब ने पूरी दुनिया घूमी, सभी के देशों के कॉन्स्टिट्यूशन स्टडी किए, दिन रात पढ़े, सारी चीजें देखी, और खासतौर पे उन्होंने ये ध्यान रखा कि मेरे लोगों के साथ क्या हो रहा है, माइनॉरिटीज के साथ क्या हो रहा है, महिलाओं के साथ क्या हो रहा है। जो तो कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ तो उसमें सभी के लिए उन्होंने कुछ ना कुछ रखा। और इस चीज का श्रेय रणबीर हुड्डा जैसे लोग लेंगे तो दलित समाज तो परेशान होगा, आंदोलन भी करेगा। लेकिन दलित समाज परेशान भी हुआ, उसने आंदोलन भी किया, लेकिन लोकसभा में 5 सीटें दे दी। सबसे ज्यादा दलित वोट वहीं गया है कांग्रेस के पास। इसका भी एक कारण है। इसका कारण ये है कि हमारी जो दलित समाज की पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, अब चंद्रशेखर जो है उसने भी अपनी पार्टी बनाई है।
आजाद समाज पार्टी, वो एससी कम्युनिटी के अंदर ये विश्वास पैदा करने में नाकाम रहे हैं कि भाई हम लोग आपके वोट लेके और विधानसभा में जाएंगे और सरकार बनाने का काम करेंगे। हरियाणा में जो एससी कम्युनिटी है खास तौर पे 20% है, और 20% लोग जो हैं काफ़ी सारे लोग आर्थिक रूप से भी समृद्ध हो गए हैं, दिमागी रूप से भी पढ़े लिख गए हैं, समृद्ध हो गए हैं। लोगों को अब हरियाणा में एक है ना भेड़ चाल है, हर आदमी को अपने परिवार में एक मेंबर को नौकरी चाहिए। अब बीएसपी इलेक्शन लड़ेगी या आजाद समाज पार्टी इलेक्शन लड़ेगी, उनके एमएलए या तो नहीं आएंगे या आएंगे तो 1 2 3 4 आएंगे, तो उनके दम पे आप अपने बच्चों को नौकरी नहीं लगवा सकते। तो दलित समाज की सोच अब ये हो गई है कि भाई हमको अपने बच्चों को नौकरी लगवाना है, हमको और भी सरकार से फायदा उठाना है, तो क्यों ना हम उस पार्टी को सपोर्ट करें जो सरकार बनाने जा रही है। तो इसमें फेलियर जो हमारी पार्टियां हैं उनका है कि वो लोगों को ये विश्वास दिलाने में नाकामयाब रही है कि वी आर गोइंग टू कॉन्स्टिट्यूट ए गवर्नमेंट इन द स्टेट। लेकिन ये सवाल दलित समाज को भी तो सोचना चाहिए कि उनके हित की बात जो करती है, बीएसपी हो गई, आजाद समाज पार्टी हो गई, या वो नेता जो लगातार सड़कों पे उनके लिए उतरते हैं। मायावती जी ने तो बाकायदा संसद से इस्तीफा दे दिया था कि मैं अपने समाज की आवाज नहीं उठा सकती तो मेरा यहाँ रहने का फायदा क्या। दलित समाज ये क्यों नहीं समझता कि एक बार बीजेपी कांग्रेस वाले इस फॉर्मूले से निकाल के हरियाणा को बीएसपी को मौका देना चाहिए, इनेलो के साथ जो उसका गठबंधन भी है। देखिए, बहन जी ने बहुत संघर्ष किया है, बहन जी ने रिजाइन किया पार्लियामेंट से, बहन जी ने यूपी में जब उनकी सरकार थी अपने समाज के लिए, उनके वेलफेयर के लिए बहुत ज़्यादा काम किए, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया, हमारे समाज के महापुरुषों के नाम पे नगरों के नाम रखे, ठीक है। लेकिन समस्या कहाँ पैदा होती है? समस्या ये पैदा होती है कि जिन लोगों को बहुजन समाज पार्टी का हरियाणा का इंचार्ज बनाया गया है, जिनके जिम्मे हरियाणा की बहुजन समाज पार्टी सौंपी गई है, क्या वो लोग बहन जी के साथ वफा कर रहे हैं, अपनी पार्टी के साथ ईमानदारी से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? बहन जी अपने लेवल पे सब कुछ ठीक कर रही हैं, वो चाहती हैं कि हमारी सरकारें बने, लेकिन कहीं ना कहीं लोकल लीडरशिप है वो लोगों के अंदर बहुजन समाज पार्टी का विश्वास जमाने में कामयाब रही है, जिसका नुकसान ये हुआ है कि कांग्रेस पार्टी 5 सीटें लेने में कामयाब होगी और बीजेपी इतनी एट्रोसिटी करने के बावजूद भी फिर भी 5 सीटें लेने में कामयाब होगी। और हमारी जो बहुजन समाज पार्टी थी, बहुजन समाज पार्टी की एक भी सीट नहीं आई। तो कहीं ना कहीं बहन जी को इस चीज पे ध्यान देना होगा। देखिए, मैं केवल बहन जी की शान में, बहुजन समाज पार्टी की शान में कसीदे पढ़ता रहूं, बहन जी ने ये किया, बहन जी ने वो किया, बहुजन समाज पार्टी डेडिकेटेड है, लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि अब बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है और राजनीति के हिसाब से हम लोगों को चलना पड़ेगा। हमको ये सोचना पड़ेगा हमको किसके साथ गठबंधन करना है, किसके साथ नहीं करना है, लोगों के पास कैसे जाना है, क्या हमारे लोग जगह जगह एट्रोसिटीज हुई, क्या हमारे लोग उन लोगों को न्याय दिलाने के लिए साथ खड़े हुए, दुख दर्द में शामिल हुए? चंद्रशेखर आजाद जो भगते हुए दलित समाज के नेता भी हैं, नगीना से सांसद भी बन चुके हैं, वो तो लगातार ये करते हैं। उन्होंने राजस्थान में किया, एमपी में किया, दिल्ली में किया, यूपी में किया। हरियाणा मौका देगा तो वो यहाँ भी करेंगे। बिल्कुल हरियाणा मौका दिया, लेकिन अब समस्या कहाँ खड़ी हुई है? बहुजन समाज पार्टी के साथ एससी कम्युनिटी का बहुत बड़ा वर्ग है जो दिल से चाहता है कि बहुजन समाज पार्टी यहाँ पे आए, सरकार बने। और हम लोग हमेशा आपस में बात करते हैं कि ये एट्रोसिटी कैसे कम होगी। एट्रोसिटी जब कम होगी जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार आएगी, हमारी खुद की सरकार आएगी। मतलब हरियाणा में एट्रोसिटीज तभी कम होंगी जब बहन जी यहाँ आके सरकार बना के जाएंगे। हाँ, बहन जी आके सरकार बनाए या बहन जी के नुमाइंदे जो वो इस तरह का काम करे, यहाँ पे सरकार बने। भाई एससी कम्युनिटी का बहुत बड़ा वर्ग जो है, जो डेडिकेटेड वर्कर है बहुजन समाज पार्टी का, वो ये सोचता है कि हमारी समस्याएं तब दूर होंगी जब बहन जी हरियाणा में सरकार बनाए, बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पे मुख्यमंत्री हो, ठीक है। लेकिन जो लोकल लीडरशिप है इस तरह के प्रयास पूरी तरह नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से हम लोगों को अब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम का फायदा उठा लो। डॉक्टर अम्बेडकर के नाम का फायदा आम आदमी पार्टी उठा गई,
कांग्रेस उठा गई, कॉन्स्टिट्यूशन के नाम का फायदा ये उठा गई। ये काम हम लोग भी तो कर सकते हैं। हम लोग क्यों नहीं पूरे हरियाणा में पैदल यात्रा निकालते, क्यों नहीं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम लोग धरने प्रदर्शन करते एट्रोसिटीज के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को सोचना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम बहुजन समाज पार्टी के या आजाद समाज पार्टी के सच्चे शुभ चिंतक है तो हमको एक आलोचनात्मक व्यू लेना पड़ेगा, अपने साथियों की कमियां उनको बतानी पड़ेंगी कि हमको ये काम करना चाहिए। और इन लोगों को, जो मेरे जैसे लोग हैं या और मेरी तरह जो काम कर रहे हैं, उनका साथ लेना चाहिए। लेकिन है ना, बड़े दुख की बात है कि हम लोगों को भी हमारी पार्टियों में अछूत समझ के रखा जाता है। तो बिल्कुल मैं भी चाहता हूं कि बहन जी देश की प्रधानमंत्री बने, बहन जी का नुमाइंदा यहाँ पे मुख्यमंत्री बने, या फिर जो आजाद समाज पार्टी का हमारा नुमाइंदा जो नए नवोदित चेहरा है चंद्रशेखर कुछ ना कुछ इस तरह की मुकाम पे आए कि समाज के लिए कुछ काम करने लायक बने। लेकिन इसके लिए समाज के अंदर विश्वास दिलाना पड़ेगा हम लोगों को। सर, विश्वास की भी बात कही और आपने अपनी पूरी बात में एक सेग्रीगेशन शब्द यूज किया। तो बीजेपी कांग्रेस का ये जो सेग्रीगेशन है वो यहाँ तक पहुंच चुका है कि वर्गीकरण आया। जो बीजेपी है वो टालम टोल कर गई, हाँ ना, और कांग्रेस ने सीधे तौर पे समर्थन किया, वो कुछ बोली ही नहीं इस मामले में। देखिए, हम लोगों को एक चीज समझनी पड़ेगी कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही उनकी पॉलिसी रही है कि भाई वोटों को पोलराइज करो, चाहे दंगा करना पड़े चाहे फसाद करना पड़े। ठीक है, वोटों को पोलराइज करो और उससे वोट लो। हरियाणा में पिछले 10 सालों में हरियाणा के एससी समाज ने जो देखा है, आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा कि 2 अप्रैल 2018 का आंदोलन था, हमारे बच्चों पे गोलियां चलाई गई, पूरे भारत में 17 लोग हमारे मारे गए, सैकड़ों मूर्तियां यहाँ पे बाबा साहब की तोड़ी गई। ठीक है, उनके आंदोलन की पैरवी करने वालों को, नुमाइंदगी करने वालों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रतियां जलाई गई, कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की बात की गई। और इसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी के इतने एट्रोसिटीज के बावजूद, और एट्रोसिटीज की बात करूं तो शुरू में इन्होंने कहा कि हम SC/ST एक्ट को मानते ही नहीं। यहाँ की पुलिस ने कहा कि SC/ST एक्ट में हम FIR ही दर्ज नहीं करेंगे। 2 अप्रैल का आंदोलन हुआ, 2 अप्रैल के आंदोलन के बाद सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला बदलना पड़ा, तब जाके FIR दर्ज होनी शुरू हुई है। लेकिन इस सरकार ने, बीजेपी सरकार ने, जितनी भी FIR दर्ज हुई, 10,000 अगर FIR दर्ज हुई है तो 9800 FIR को कैंसिल करने का काम किया है। तो भारत जो हरियाणा की जनता है, उन्होंने बीजेपी को मन बना लिया था कि बीजेपी को यहाँ से हटाना है। ठीक है, बीजेपी को हटाना है। अब इनको पता चल गया बीजेपी वालों को कि भाई SC कम्युनिटी के लोग तुमको अब वोट नहीं देंगे, तो अब क्या करें फिर। तो इन्होंने एक ट्रैप फेंका, उस ट्रैप में कांग्रेस भी फंसी, उस ट्रैप में बहुजन समाज पार्टी फंसी, सभी लोग उस ट्रैप में फंस के खड़े हो गए। वर्गीकरण का ट्रैप जो था, उसमें उन्होंने वाल्मीकि धानक कम्युनिटी और जो अदर कम्युनिटीज थी उनको एक तरफ कर दिया, हमारे लोगों को एक तरफ कर दिया, और हमारे लोग भी जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी इनके ट्रैप में फंस के जुलूस निकालने लग गए, भारत बंद करने लग गए। जबकि मेरे पास सबसे ज्यादा वाल्मीकि कम्युनिटी के केस है। मैं वाल्मीकि कम्युनिटी के बीच में आज भी जाता हूँ। 2-4 पूरे हरियाणा में 5-7 नुमाइंदे RSS के जो वाल्मीकि कम्युनिटी से संबंधित है। केवल वही उन लोगों को छोड़ दे तो आज भी वाल्मीकि कम्युनिटी में और चमार कम्युनिटी में कोई वैर भाव वाली बात नहीं है, धानक कम्युनिटी में कोई वैर भाव नहीं। ये पॉलिटिकल इशू था और पॉलिटिकल एक स्टेप था, और उस पॉलिटिकल स्टेप में सारे के सारे फंस के खड़े हो गए। तो आप सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि बीजेपी और RSS के नुमाइंदों ने दलित समाज में फूट डालो राज करो की नीति को। बिल्कुल ये किया। देखो, रिजर्वेशन को हमारा 20% रिजर्वेशन है, उसको आप 2 हिस्से कर दो, लेकिन वो 2 हिस्सों में मिलेगा किसको? जो पढ़ेगा, पेपर पास करेगा, उसी को रिजर्वेशन मिलेगा। लेकिन NFS कर दी जाती है ना सीटें। नहीं, NFS कर दी जाती है, यही तो समस्या है कि NFS कर दी जाती है, और ये भी इनकी एक चाल है, ये भी इन लोगों की चाल है। और बीजेपी दोनों की जो RSS के नुमाइंदे ने ये सक्सेसफुली ये काम कर दिया कि उन लोगों को ये फैक्ट नहीं समझाया NFS वाला, जो अपने गरीब जनता है, सबसे कम पढ़ी लिखी जनता जो है, चमार प्रोग्रेसिव कम्युनिटी है, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, सबसे ज्यादा IAS है, सबसे ज्यादा MLA MP चमार कम्युनिटी से हैं। वाल्मीकि कम्युनिटी और धानक कम्युनिटी तुलनात्मक तरीके उसमें कम पढ़ी लिखी है। जो
इतना मतलब जागरूक नहीं है पॉलिटिकल सामाजिक तौर पे भी। तो बीजेपी का एक फार्मूला है, झूठ बोलो और उस हैं झूठ बोलो राज करो। झूठ बोलो और राज करो। मोदी जी आपको सरेआम झूठ बोलते नजर आते हैं, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलते हैं। कोई इतना है ना कॉन्फिडेंस से सच भी नहीं बोल सकता जितना मोदी जी कॉन्फिडेंस से झूठ बोलते हैं। और मोदी जी जो झूठ बोलते हैं, भारत की 30% ऐसी जनता है जो उनकी बातों पे आंखें बंद करके विश्वास करती है, भाई प्रधानमंत्री कह रहा था ये बात सच होगी। तो यही फार्मूला यहाँ पे अपनाया गया। उन नुमाइंदों को बताया गया कि झूठ बोलो, तुम्हारी सीटें चमार खा गए, तुम्हारी सीटें ये खा गए वो खा गए, और उन चीजों पे विश्वास किया गया और आज ये सीन आके खड़ा हो गया। ये सीन आके खड़ा हो गया कि दलित समाज आपस में ही लड़ने लग गया। सब आखिरी सवाल ये है कि दलित समाज देखा जाए तो कांग्रेस से भी नाराज है, बीजेपी से भी नाराज है, क्योंकि ठगा दोनों ने। तो इस बार का जो दलित समाज है स्पेशली, जो 80 सीटों पे भूमिका निभाता है, निर्णायक भूमिका कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, दलित समाज कहाँ जा रहा है इस बार? देखिए, अगर मैं बहुजन समाज पार्टी की बात करूं और आजाद समाज पार्टी की बात करूं, दोनों का जो गठबंधन है वो एक ही परिवार के दो अलग अलग नेताओं के साथ है। और वो जो जिनके साथ हमारा गठबंधन हुआ है, इनेलो के अभय चौटाला के साथ, इंडियन नेशनल लोकदल के साथ, आजाद समाज पार्टी का दुष्यंत चौटाला के साथ, ये लोग बड़े मशहूर हैं दलित समाज के खिलाफ एट्रोसिटी करने में। और खुद बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता सकते में है कि किसके साथ हम लोगों ने गठबंधन कर लिया। उन लोगों की पॉलिसी ये है, ये दुष्यंत चौटाला जो है ना, इसने पहले बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया था और तोड़ दिया था, ये कह के कि बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन करने का कोई फायदा नहीं, इनके तो हर हल्के में 2000 से ज्यादा वोट नहीं है। ठीक है, लेकिन चंद्रशेखर को ये बात समझ में नहीं आई कि कल को तेरे बारे में भी ये बात कही जा सकती है, और उसने उससे गठबंधन कर लिया जेजेपी से। और ये जो अभय चौटाला के साथ गठबंधन किया गया, ये अभय चौटाला वही अभय चौटाला वाल्मीकि कम्युनिटी के एक एमएलए को विधानसभा के सेशन में 90 एमएलए के सामने, जिसमें मंत्री भी थे, स्पीकर भी था, जिसने उसको विधानसभा के अंदर जाति सूचक गाली देके वो अपमानित किया था। तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको सभी समझ है राजनीति की, वो भी कहीं ना कहीं थोड़े से मायूस हैं कि इस तरह के लोगों के साथ अगर बहुजन समाज पार्टी यहाँ पे अकेले चुनाव लड़ती तो निश्चित तौर पे खुल के दलित समाज उनको वोट करता है। लेकिन दलित समाज उन चीजों को कैसे भूले कि जिनके साथ हमारा गठबंधन हुआ है, ये हमारे लाठियां मारने वाले हैं, हमारे गोली मारने वाले हैं, हमको जाति सूचक गाली बकने वाले हैं और हमारा सोशल बॉयकॉट करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ये फैक्टर जो है ना, ये इनको नुकसान करेगा। और उन पार्टीज का गठबंधन करने का जो एजेंडा है वो केवल एक है, उनकी पार्टियां खत्म हो रही हैं। अगर उनका एक एक एमएलए भी नहीं आया तो उनकी पार्टी का सिंबल छिन जाएगा, उनकी पार्टी का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएंगी उनकी पार्टी खत्म हो जाएगी। आपने एक बात कही कि दलित समाज राजनीतिक स्तर पे बहुत आगे बढ़ चुका है, वो सोच समझ की चीजें कर रहा है, लेकिन दलित सीएम आज तक हरियाणा में नहीं बना, जबकि आबादी सबसे ज्यादा है। आबादी जाट कम्युनिटी और दलित कम्युनिटी की लगभग बराबर है। और जितने भी हरियाणा का इतिहास उठा के देखोगे, इक्का दुक्का को छोड़ दें तो जाट चीफ मिनिस्टर रहे हैं, और जिनके चीफ मिनिस्टर होते हैं वो कम्युनिटी ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाती है। तो निश्चित तौर पे हमारा चीफ मिनिस्टर बनेगा तो हमारी कम्युनिटी भी डेवलप होगी। और आज की तारीख में, आज के समय में, लोग चाहे कितना कहते रहें कि जाति खत्म हो गई है, आरक्षण की जरूरत नहीं है, अब तो कोई छुआछूत बाकी नहीं है, लेकिन आज भी वोटर वोट जाति के आधार पर डालता है, राजनीति लोगों द्वारा जाति के आधार पर की जाती है। तो हमारे लोगों को भी ये समझना चाहिए कि जाति के आधार पर, भाई तुम्हारे 20% वोट हैं हरियाणा में, हर दूसरा आदमी तुम्हारा है, 17 सीटें तुम्हारी रिजर्व हैं, तो क्यों ना हम अपनी 17 सीटों को फोकस करें। अगर आपकी शुरुआत में 17 सीटें आ जाती हैं तो आप सरकार में पार्टनर बन जाएंगे, हो सकता है आपका चीफ मिनिस्टर बन जाए। लेकिन यहाँ पे ना भाईचारे का इतना ज्यादा भूत सवार है पार्टियों के ऊपर, भाईचारे का इतना ज्यादा भूत सवार है पार्टियों के ऊपर कि नहीं, अपने वोटों को तो बाद में लेंगे, ये कहीं नहीं जाते, ये वोट तो हमारे ही हैं। हमको जाटों के वोट लेने हैं, हमको पंजाबियों के वोट लेने हैं, ब्राह्मण के वोट लेने हैं। अरे पहले जब तक हम खुद की कम्युनिटी को फोकस नहीं करेंगे, उसको पोलराइज नहीं करेंगे, खुद को वोट देने के लिए उसको मोटिवेट नहीं करेंगे, तब तक कैसे बात बनेगी। तो कहीं ना कहीं हम लोग, हमारी पार्टियां अपने वोटर को फोकस करने में
अपने वोटर्स को इकट्ठा करने में, उनको विश्वास दिलाने में कामयाब नहीं रही हैं। और जिस दिन हरियाणा का 20% दलित ये सोच के बैठेगा कि भाई हमको बहुजन समाज पार्टी को लाना है या आज़ाद समाज पार्टी को लाना है, आपके 17 एमएलए आएंगे। 17 एमएलए आने का मतलब है कि आप मुख्यमंत्री बनाने की स्थिति में आ जाओगे। तो ये थे मेरे साथ एडवोकेट रजत कलसन, जिन्होंने कहा कि राजनीतिक पार्टियों को ध्यान देना चाहिए कि दलितों के स्पेशली मुद्दे क्या हैं और उन्हें ये ध्यान देना चाहिए कि उनका हित किस राजनीतिक पार्टी के साथ है। देखते हुए दिल्ली टाइम्स, जय भीम।